दिल्ली में जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने कुछ महीने पहले की, ये मैंने 1.5 साल पहले ये चीज़ लिखी थी। ऐसा कोई इवेंट जो आपने देखा जिसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हाँ अब उसको किताबों में डालना चाहिए? कि जब ये कॉन्स्पिरेसी ब्रेकआउट की कि ये बहुत बड़ा एक एक्शन किया जा रहा था, एंड दैट इज व्हेन आई थॉट कि आई मस्ट राइट इट डाउन। इन सारे के रिसर्च करने में आपने अपनी नेटवर्किंग कैसे बनाई? मैंने भी अपना क्लासिकल जर्नलिज्म का सहारा लिया, केस स्टडीज पढ़ी, देखा कि क्या है। बहुत सारी चीज़ें तो जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में ही हैं। ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल रहा है इसमें। ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल रहा है और ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल हमेशा रहता है। ये जो द दिल्ली नेटवर्क बुक है, ये लिखने के पीछे सबसे पहले तो इस किताब के बारे में बताएं कि ये किताब किस टॉपिक पे है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इसमें। So the Delhi Network basically is a book about that huge conspiracy that happened in Delhi, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फॉइल किया। उत्तम नगर में दिल्ली में घटना घटी होली में, या ऐसे और भी घटनाएं घटती हैं, उसको हमेशा ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है। आपका क्या टेक है इस पर? If you are a threat to the country, you must be decimated. अभी जो ग्लोबली चीज़ें चल रही हैं उसका मेन कारण, आपका वॉरफेयर चेंज हो रहा है पूरी तरह से। नमस्कार, द सुमित शो में आपका स्वागत है। अब तक हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत सारे लोगों से बातें करी, आपने सुना उन सारे लोगों को, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक किताब है और बहुत ज़्यादा इस किताब के बारे में मैंने सुना। इस किताब का नाम है द दिल्ली नेटवर्क, और जब इस किताब के बारे में इतना सुना तो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने इस किताब को ख़रीदा और पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस किताब के जो ऑथर हैं मिस्टर अभिषेक प्रसाद जी, सो इनसे मिलना चाहिए, इनसे बात करनी चाहिए और आपको भी सुनाना चाहिए कि इस किताब के पीछे की कहानी क्या है और कैसे उन्होंने इन सारी किताबों के बारे में, मतलब उनके जो वर्क है अलग अलग बुक्स पे, वो क्या चल रहा है और जो थॉट है इस किताब के पीछे वो कहाँ से आई, कैसे शब्दों में पिरोया उन्होंने, और जो थीम है इस किताब का वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस सेंस में कि अभी तक हम लोग फ्रिक्शंस पढ़ते हैं डिफरेंट तरीके से। इस किताब को पढ़ते वक्त मुझे लगा कि मैं कोई मूवी देख रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी। थैंक यू। और अभिषेक जी के बारे में बताना चाहूँगा। अभिषेक जी पिछले 18 सालों तक बाहर रहे, दुबई, रशिया, अफ्रीका, इन सब जगहों पर रहे। पत्रकारिता के फील्ड में ये अपना योगदान देते रहे। उसके बाद ये इंडिया आए, अपनी काबिलियत को किसी और सेगमेंट में तराशने के लिए, जो था फिल्म मेकिंग का और ऑथर बनने का, और उस पर इन्होंने अपना काम किया। तो इससे ज़्यादा मैं इनके बारे में नहीं बताऊंगा, इनके मुंह से सुनते हैं इनके बारे में। तो अभिषेक जी फिर से आपका स्वागत है हमारे शो में। और आपके बारे में बताएं कुछ कि आपने क्या किया, आपका पास्ट कैसा रहा अभी तक का। अच्छा, तो मैंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की और मैं बीबीसी कोर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म से, और उसके बाद ही मैं दुबई चला गया था और फिर दुबई में एक जर्नी शुरू हुई जर्नलिज्म की। मैं एडिटर था इंटरनेशनल बिजनेस गाइड का, और बाद में आईटीपी ऐलान में एसोसिएट एडिटर था। तो ये एक दुबई में, और ये बात कर रहा हूँ मैं सन 2002 की, दैट्स व्हेन आई रीच्ड देयर। और उस समय का दुबई आज के दुबई से बहुत अलग था। उस समय फिर भी एक रस्टिकनेस थी वहाँ पे। और मैं एक चीज़ और, मैंने, क्योंकि मैं पत्रकारिता में था, मैंने नोटिस किया कि दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं और सिंडिकेट्स हैं वो दुबई में बेस्ड थे। राइट। और मैं उनके बारे में लिखना शुरू किया, लिखना चाहता था, फिर लिखना शुरू किया। तो मैं एक किताब पे काम कर रहा था विच वाज मोर अबाउट ग्लोबल टेररिज्म। ओके। और वो, लेकिन जब मैं उसमें घुसा तो उसमें रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो लोगों से मिलना, जर्नलिस्ट से मिलना, और ये सारी चीज़ें होती रहीं, और वो किताब बढ़ती रही अपने काम में आगे। और उस बीच में सन 2018 के आसपास मैं इंडिया आया, और तब भी मैं उस किताब को लिख रहा था, जो कि अब आएगी शायद अप्रैल मई में। अच्छा, सो ये इसके पहले जो किताब लिखनी शुरू करी थी वो अभी रिलीज नहीं हुई? वो अभी रिलीज नहीं हुई। वो अब अप्रैल मई में आएगी। और जब मैं दिल्ली आया और यहाँ पे आकर के मैं पत्रकारों से और पत्रकारिता से और लोगों से बात करता रहा। इनफैक्ट मैं
इंटेलिजेंस एजेंसीज के भी कुछ लोगों के संपर्क में था जिनसे कि मैं काफ़ी मदद ले रहा था अपनी उस पुरानी किताब के बारे में, जो ग्लोबल टेररिज्म के ऊपर एक किताब है, जैसे मैंने बताया वो आएगी अभी। तो अभिषेक जी ये बताएं कि ये जो द दिल्ली नेटवर्क बुक है, ये लिखने के पीछे सबसे पहले तो इस किताब के बारे में बताएं कि ये किताब में है क्या। मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कि ये किताब किस टॉपिक पे है, थोड़ा सा आप प्रकाश डालें इसमें। तो जब मैं इंडिया वापस आया और मैं अलग अलग एजेंसीज से और पत्रकारों से और लोगों से बात कर रहा था, तो उस दौरान मैं अपनी किताब भी लिख रहा था, जैसा कि मैंने बताया, मैं जो पुरानी किताब लिख रहा था, उस दौरान में मैं कुछ लोगों के संपर्क में आया, जिससे मुझे उस समय एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिल्ली के में प्लान की गई थी, जिसको कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने विफल किया था। अच्छा। विफल किया, लेकिन वो कॉन्स्पिरेसी थी कि दिल्ली में तकरीबन 5 से 7 जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट करने का प्लान था। ये कब की बात? ये 2019-2020 के आसपास की बात अच्छा। है। और हमारी एजेंसीज उस समय बहुत तत्परता के साथ इसमें लगी हुई थी। एंड दिस ओपन माई माइंड, क्योंकि इसमें से निकल रहा था कि किस तरह से स्लीपर सेल्स हमारे कंट्री में एक्टिव हैं, किस तरह से बाहर की इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे वो CIA हो, चाहे वो मुसाद हो, चाहे वो ISI, तो ऑब्वियसली देवर द की कॉन्स्पिरेटर्स जो कि ये चीजों को प्लान कर रहे थे। किस तरह से अलग अलग एजेंसीज भी हमारे देश में ऑपरेट कर रही हैं और किस प्रकार से अलग अलग जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर या जियोपॉलिटिकल अकरेंसेस, इवेंट्स के ऊपर उनका कितना प्रभाव रहता है। So this opened my eyes and I thought I must write the book, The Delhi Network. और जब ये किताब को लिखने के प्रोसेस में आगे बढ़ा तो कई ऐसे तथ्य सामने आए जिससे एक तरह से मेरी भी आंखें खुल गई, और मैंने वो किताब में लिखा भी है अबाउट दैट ह्यूज कॉन्स्पिरेसी दैट हैपेंड इन दिल्ली, जिसके अंदर अलग अलग, सो द दिल्ली नेटवर्क बेसिकली इज अ बुक अबाउट दैट ह्यूज कॉन्स्पिरेसी दैट हैपेंड इन दिल्ली, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने फॉइल किया, और किस तरह से अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं। ये भी उसका एक बैकग्राउंड। ग्रेट, इसलिए मैंने इस किताब को पढ़ा और लिटरली वो चीज़ें लगा जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि रॉ ये कर रहा है, ऐसा ये कर रहा है, तो वो यहाँ पे नजर आ रहा था। अच्छा, मैं अभी आज का न्यूज़, आज आपने ये बताई कि स्लीपर सेल पे आपकी जो चीज़ें थी, और आज की न्यूज़ है, सुबह सुबह मैंने पढ़ा कि गाज़ियाबाद में, जहाँ हम बैठे हैं नोएडा में, तो गाज़ियाबाद के एरिया में आज 7 स्लीपर सेल्स नहीं 12 स्लीपर सेल्स को पकड़ा है, और मोटो उनका था कि 7 अलग अलग स्टेट में बॉम्ब ब्लास्ट करने का। राइट। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड है आपके बुक से। जी। इज इट ट्रू? देखिए, हिंदुस्तान में इस समय एक अगर हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट लें, सो 3000 से 8000 स्लीपर सेल्स मौजूद एज ऑफ नाउ। अच्छा। तो 7 स्लीपर सेल का पकड़ा जाना, और ये एक बहुत बड़ा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा प्लान को नाकामयाब किया, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। ये एक बहुत छोटा सा एक प्रोपोर्शन है जो असली प्रॉब्लम आपके सामने लूम कर रही है उसके सामने। सो यस, स्लीपर सेल इज अ प्रैक्टिकलिटी, आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज आर फाइटिंग फॉर इट। दूसरी चीज क्या हुई है कि अब जो ये स्लीपर सेल और टेररिज्म के इवेंट्स हैं ना, these are not being directed by, these are not being done by just one person or one group. इसके पीछे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल सहायता भी इन लोगों को मिल रही है, जो कि ISI से मिलती है, पाकिस्तान में एजेंट्स, और इंडिया में पाकिस्तान के बहुत एजेंट्स हैं, जिनसे कि इन लोगों को अलग अलग लॉजिस्टिकल सपोर्ट मिलता है इन चीज़ों को करने का। और ये ज़रूरी है कि इसको ब्रेक किया जाए, और ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसको हम आगे देखेंगे कि ये हमारे लिए एक बहुत डरावनी चीज़ भी साबित हो सकती है। ऐसी कौन सी, मैं बस इस किताब के पीछे की घटना जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी घटना या ऐसा कोई इवेंट जो आपने देखा जिसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हाँ अब उसको किताबों में डालना चाहिए या किताब लिखनी चाहिए उसमें? देखिए, क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 के बाद, 2016-17 के बाद एक चीज समझ में आ गई थी कि वॉर जो है वो अब सिर्फ सोल्जर्स के साथ नहीं लड़ी जा सकती है,
उसके पीछे एक टेक्नोलॉजिकल आपको बैकअप चाहिए। आप आज जितने भी पिछले 20 साल में भी जितने आतंकवादी और जितने टेररिस्ट पकड़े गए हैं वो डेटा से, इंटेलिजेंस ऑपरेशन से और आपके टेक्निकल सर्विलेंस से, इन चीजों से पकड़े गए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनाई जो कि डेटा वॉरफेयर पे काम करते हैं, इंटेल पे काम करते हैं, टेक्नोलॉजिकल टेक इंट पे काम करते हैं। देखिए किसी भी जो इंटेलिजेंस ग्रिड होता है उसके अंदर 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस जिसको हम कमेंट कहते हैं, एक होता है टेक्निकल इंटेलिजेंस जिसको हम टेकिंट कहते हैं, एक होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसको हम ह्यूमेंट कहते हैं। तो ये एक होता है सैटेलाइट इंटेलिजेंस जिसको हम सैटेंट कहते हैं। तो ये जो 4, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो एक ग्रिड होता है किसी भी इंटेलिजेंस ऑपरेशन का, वो इन चीज के ऊपर बेस करता है। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड टेक नोटिस और उन्होंने इस ग्रिड को एड्रेस करने की, इन कंपोनेंट्स को एड्रेस करने की कोशिश की। और मैंने ये देखा कि इन तीनों चीजों का, टेक्निकल इंटेलिजेंस का, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का है। जो लोग आपको सड़क की इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसको हम खबरी नेटवर्क भी कहते हैं, हम बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन एक खबरी नेटवर्क जो होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस का, ह्यूमन इंटेलिजेंस, यू विल बी शॉक्ड टू नो, ने बहुत सारे ऐसे भयानक इवेंट्स, टेररिस्ट इवेंट्स को रोकने में बहुत मदद की है इंटेलिजेंस एजेंसीज की। तो ये सारी चीजें मेरे सामने हो रही थी, मैं देख रहा था इंटेलिजेंस इस तरह जो मेरी इंटरोगेशन, जो भी मेरा इंक्वायरी चल रही थी इस पूरे उसमें मैं देख रहा था कि किस तरह से ये चारों चीजों को कंबाइन करके एक रास्ता निकाला जा रहा है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पकड़ने का, उनको कंटेन करने का। So when I saw that is, and then the whole conspiracy broke out of the 2019-20, कि जब ये conspiracy break out की कि ये बहुत बड़ा एक एक्शन किया जा रहा था, and that is when I thought कि I must write it down and go ahead with the। तो अभिषेक जी, किताब में बहुत सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात हुई है और बहुत सारे नेटवर्क्स की बात हुई है। इन सारे के रिसर्च करने में आपने अपनी नेटवर्किंग कैसे बनाई? इसमें बहुत सारे इंटरव्यूज़ की बात करी आपने कि आपने रॉ के साथ, आईएसआई के लोगों के साथ आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, तो ये नेटवर्किंग चाहिए होती है। आपने अपनी नेटवर्किंग कैसे बनाई? राइट। सो देखिए क्या होता है कि जब आप लिखना शुरू करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, तो आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और आप उसमें इतने एनग्रॉस्ड हो जाते हैं कि अब आप उसके डिटेल में जाना चाहते हैं। ट्रू। किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी से, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हो, जिनके साथ मैंने काफी बात की इस बारे में, दे आर वेरी गार्डेड। They don't come out, they don't tell you things. Obviously. They will not, even about forget about an ongoing case. They will not give you specifics about cases that have happened in the past also. वो नहीं देंगे आपको। True. So, लेकिन जब एक ऑनेस्ट एफर्ट दिखता है किसी स्टोरी को चेस करने का और उसको रिस्पॉन्सिबिली कोई आदमी कहना चाहता है, तो दे डू पॉइंट यू एट द राइट डायरेक्शंस कि यहाँ पे ऐसा हुआ था या वहाँ पे ऐसा। मगर उसके बाद जो है वो क्लासिक जर्नलिज्म की प्रैक्टिस आ जाती है। आप केस फाइल्स को पढ़ते हैं, आप लोगों से बात करते हैं उसके बारे में, आप उन लोगों के बैकग्राउंड निकालते हैं, आप ये देखते हैं कि किस तरह से लिंक्स कहाँ हैं, किस तरह से चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, एंड यू फॉर्म योर स्टोरी। और उस बीच में कभी कभी आप अटक जाते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपके पास नहीं होती है, आप उसको पूछते हैं, तो एक राइट डायरेक्शन में आपको पॉइंट कर दिया जाता है। मगर अगर कोई भी इंटेलिजेंस सर्विस और ऑफिसर,
they don't disclose, they don't divulge a lot of information. तो फिर वहाँ से ये शुरू हुआ। मैंने भी अपना क्लासिकल जर्नलिज्म का सहारा लिया, केस स्टडीज पढ़ी, देखा कि क्या है, और मैंने ये पाया कि बहुत सारी चीजें तो जब आप पढ़ते हैं, जब आप उसको देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें तो पब्लिक डोमेन में ही है उसकी। सो यू टेक दैट आउट, जैसा मेरे साथ भी हुआ दिल्ली नेटवर्क को लिखते लिखते। इसमें अभिषेक जी, अभी इस किताब में जब मैंने पढ़ा तो इसमें उस घटना का जिक्र था जो आज से 1.5 साल पहले दिल्ली में हुई। दिल्ली में जो अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, कुछ महीने पहले की, 6 महीने, हाँ 4 महीने पहले की बात है। ये उसमें आपका मेंशन क्या रखा है जी? तो जो आपने मेंशन किया वो घटना घट रही है, ये कैसे आपने प्रिडिक्ट किया, या आपको ये पहले पता चल गया था? और पता चल गया था, अगेन इसमें 2 क्वेश्चन लिंक्ड है कि ये आपको कैसे पता चला और कैसे आपने इसको यहाँ पे जोर डाउन किया, और अगर पता था और इंटेलिजेंस को पता था तो फिर रोका क्यों नहीं गया? देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने प्रिडिक्ट किया हो इसको, मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया है। ये बात सही है कि ये जो अभी दिल्ली लाल किले वाला जो इंसिडेंट हुआ अभी 3-4 महीने पहले, ये मैंने 1.5 साल पहले ये चीज लिखी थी, और किताब में ये है। मैंने उसमें नाम चेंज कर दिए हैं, जैसा कि मैंने कई जगहों पे किया है, क्योंकि हमको वो आइडेंटिटी सेफगार्ड करनी थी। आपकी इंफॉर्मेशन कई जगहों से आ रही है, आप क्या होता है कई बार एक छोटी सी भी इंफॉर्मेशन या सही नाम या सही जगह लोकेशन आप लिख दें तो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है फॉर द एजेंसीज। तो वहां पे थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबल रहना था। लेकिन अल फलाह यूनिवर्सिटी जिसको मैंने कोट किया है 1.5 साल पहले, अल फलाह वाज ऑन द रेडार ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसीज फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो आई हैव नॉट प्रेडिक्टेड इट, बट आई कनेक्टेड द डॉट्स देन ओनली अबाउट दिस। तो हुआ क्या था कि 2007 में अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही एक छात्र था, शादाब मिर्जा आई थिंक उसका नाम है, वो वहां से उसने आजमगढ़ का रहने वाला था। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसने अपना ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर वो सऊदी अरब चला गया, कई जगह गया, मगर वो आईएम का एक मेंबर बन चुका था अल फलाह यूनिवर्सिटी में रहते रहते ही। अच्छा। और इंडियन मुजाहिदीन का, और he was involved in all the bombings that happened, most of the bombings जो आईएम ने की थी, चाहे वो जर्मन बेकरी हो, चाहे वो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हो, चाहे वो मुंबई हो, और इन सारे में जो भी आईएम की उस समय की बॉम्बिंग्स थी उसमें वो शामिल था। वो आज तक पकड़ा नहीं गया है, बाय द वे। यस, he has not been caught। वो पाकिस्तान में है। यासीन भटकल जो आईएम का फाउंडर है, वो तिहाड़ जेल में है, लेकिन हम उसको पिछले मेरे ख्याल से 10 साल से बिरयानी खिला रहे हैं उसको। जिस आदमी के बारे में आपको पता है कि वो 500 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है, 200 से ज्यादा हत्याओं में शामिल रहा है, उसको 15 साल से आपने रखा हुआ है, सारे सबूत हैं, सब कुछ है उसके खिलाफ, लेकिन उसको आज भी वो डेजिग्नेट है फांसी के लिए, लेकिन उसको फांसी नहीं दी जा रही है। तो ये कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी का उस समय भी था, और ये चीज मैंने अपनी किताब में लिखी भी, इसलिए मुझे ये नहीं मालूम था कि ये इस तरह से आगे जा करके ये होगा। इनफैक्ट मैंने किताब में ये भी लिखा है कि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट का सामान आया था, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में गया, वहां पे एक कश्मीरी डॉक्टर रहता था जिसने कि उस सामान को एक्सेप्ट किया, और हमारा जो टेररिस्ट था उसको अपने घर में जगह में पनाह दी। और ये सारी चीजें एक्चुअल में घटी अभी 5 महीने पहले, 4 महीने पहले घटी। तो इनफैक्ट मुझे कई लोगों ने कहा कि ये तुमने प्रिडिक्ट किया था या मालूम था? मैंने कहा मैंने प्रिडिक्ट नहीं किया था, ना मुझे मालूम था, मैंने डॉट्स को कनेक्ट किया था सिर्फ। ये सब कुछ सिर्फ आपके रिसर्च से निकल के आया था? ये सिर्फ रिसर्च से निकल के आया था, और ये पब्लिक डोमेन में है आज। हाँ, और शादाब मिर्जा वो पाकिस्तान भाग गया था, आज भी वो पाकिस्तान में है। वो आईएम के दूसरे जो रियाज भटकल के साथ पाकिस्तान में, लास्ट साइटिंग उसकी आई थिंक 2019 में हुई थी अफगानिस्तान में, और उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मोटरसाइकिल सवार जाएंगे और जैसा अभी हो रहा है उनको अपनी गति पे पहुंचाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आपके मुंह में घी ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही घटनाएं घटनी चाहिए। तो अभी आपने कहा डॉट्स कनेक्ट करते हैं,
तो ऐसी इंफॉर्मेशंस आपने कहा डोमेन पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इंटरेक्शंस के बाद जो भी इंफॉर्मेशंस यू कुड गैदर, तो उसको आपने कैसे अपने किताबों में डॉट करके लिखने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत क्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं, और इतनी ही क्लासिफाइड होती है और इतने ही परफेक्ट होते हैं, तो फिर वो चीज़ों को रोका जा सकता था। बहुत सारी चीज़ें करना है, अभी ये दिल्ली ब्लास्ट जो 5 महीने पहले हुई उसको भी रोका जा सकता था। आपने प्रिडिक्ट कर लिया, इंटेलिजेंस ने भी प्रिडिक्ट किया होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन सब चीज़ों को रोकने के लिए रोकती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। They're really doing a good job। और शायद वही वजह है कि आपने आज भी पेपर में आपने पढ़ा और इसके पहले भी कितने टेररिस्ट अटेम्प्ट्स जो हैं वो फॉइल किए गए। राइट। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कीपिंग इन माइंड द नंबर ऑफ स्लीपर सेल्स दैट वी हैव इन द कंट्री, ये अटेम्प्ट्स होते रहेंगे, बार होते रहेंगे और बार बार होते रहेंगे। तो कई बार क्या होता है कि एक जो सबसे बड़ा कारण इसमें ये है कि हमारी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी इस चीज को रोकने की नहीं है। वी आर वेरी रिएक्टिव। हमारे सामने जब चीज आती है कोई, तो हम उस चीज को रिएक्ट करते हैं, हम उनको पकड़ते हैं। बेसिक ह्यूमन नेचर। आपने चाहे 2008 का कांड हो, वो भी इंफॉर्मेशन थी एजेंसीज के पास, लेकिन उसके ऊपर अमल करने के, आई मीन इट वाज नॉट कंसिडर्ड to be prioritized, important enough to be pursued। that is the question कि ऐसा क्या चीजें हैं, क्या पॉलिटिक्स है यहाँ का, या फिर क्या है जो उनको रोक देती है एग्जीक्यूशन पे? देखिए, पॉलिटिकल इंडिफरेंस तो है ही। पॉलिटिकल इंडिफरेंस तो शुरू से रहा है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में थिंग्स आर गेटिंग बेटर। मगर एक दूसरा एक कोहेसिव पॉलिसी हमारी इन चीजों को लेकर के नहीं है। जैसे फॉर इंस्टेंस आई विल गिव यू एन एग्जांपल। उदयपुर का कांड हुआ था, कन्हैया कुमार टेलर थे, उनको मार दिया गया था, जबह कर दिया गया। जो वो लोग थे जिन लोगों ने किया, उन्हें मालूम नहीं था कि अगर ऐसा करेंगे तो हम उसके बाद हमको जेल ही होगी, हम मरेंगे। एवरीबॉडी नोज। ये लेवल है रेडिकलाइजेशन का। यू आर फाइटिंग अ वेरी वेरी रेडिकलाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल हियर, नंबर 1। नंबर 2, वो कांड होने से पहले आपको याद होगा चार्ली हेब्डो करके एक न्यूज़पेपर का इशू हुआ था, इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत इसकी बात हुई थी। उस समय उदयपुर में कम से कम 50 से 60 हजार लोगों की रैली हुई थी उसके अगेंस्ट में। ठीक है, ये दोनों उस सारे नेटवर्क में शामिल थे जिन लोगों ने मारा है कन्हैया को। अच्छा। ये दोनों हत्यारे और ये इनके पाकिस्तान के साथ, लब्बाब के साथ, सारे इनके जो कनेक्शंस हैं वो क्लियर है। ये उस समय भी क्लियर था जब वो गैदरिंग हुई थी। तो 50-60 हजार की गैदरिंग जब होती है तो वो कोई एक आदमी नहीं करता है, उसके पीछे पूरा एक ग्रुप होता है, एक सिंडिकेट होता है, एक लॉजिस्टिकल ऑपरेशन होता है, फंडिंग होती है, फाइनेंस होता है, लोग होते हैं उसके पीछे। अगर उस समय इस चीज के पीछे जाकर के आपने देखा होता कि किस तरह से ये फंडिंग हुई, कैसे ये 60 हजार आदमी जमा कैसे हुए, तो आपको उन लोगों का जो टेरर प्लॉट में जो पाकिस्तान के साथ उनके लिंक्स अब सामने आए हैं, आपको वो पता चल जाते। मगर एक कोहेशन की प्रॉब्लम है जो हमारे यहाँ पे किसी भी बड़े टेररिस्ट अटैक को करने के लिए इट इज बीइंग सॉल्व्ड। द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट अबाउट इट। न्यू काउंटर टेररिज्म टीम्स आर बीइंग मेड। आपका साइबर स्पेस में, टेकेंट में बहुत काम हो रहा है। So things are getting better and I hope जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पिछले आपने 2 महीने में ही देखे होंगे कितने केसेस को उन्होंने फॉइल किया है। तो ये एक मुझे लगता है कि जहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट है वो भी कहना चाहिए। नहीं, हमें एक्चुअली में क्वेश्चन उनके काबिलियत पे नहीं है, ऑब्वियसली वो काबिल है और बहुत काबिलियत, अभी हमारा देश सुरक्षित है। बट कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है कि इंटेलिजेंस इक्विप्ड है, उसके बाद कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो उनको रोकता है। तो देखिए, हाँ है, वो एक पॉलिटिकल लैक ऑफ विल है उसको हैंडल करने की,
एक आप, और ये चीजें ना एक बार में नहीं, ये एक दिन में या एक महीने में नहीं होती हैं। ये चीजें करने के लिए आपको प्रोलॉन्ग्ड लगे रहना पड़ता है उसके ऊपर। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव एसेट्स, आपके खबरी नेटवर्क है, आपके राइट। एसेट्स हैं, आपकी अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आपको आ रही है, दिस इज ऑल बीइंग प्रोसेस्ड एंड देन एक्शंस आर बीइंग टेकन ऑन इट। तो पॉलिटिकल इलविल, पॉलिटिकल इंडिफरेंस तो है, डेफिनेटली है। अब आपको मैं स्पेशल सेल के ही मोहन चंद शर्मा साहब जो बाटला हाउस में शहीद हुए, उसमें आपके यहाँ का पॉलिटिकल जो आपके हेड्स थे, उन्होंने आतंकवादियों के लिए आंसू बहाए। राइट। और शर्मा जी जिनका शहीद हुए वहां पे, आपने उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। और मैं आपको एक इसमें छोटी सी ट्रिविया ऐड कर दूं कि जिस दिन वो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ है, उसके एक दिन या 2 दिन बाद ही, मतलब जिस शर्मा जी लंबी छुट्टी पे जाने वाले, मतलब छुट्टी पे जाने वाले थे, कुछ दिनों के वेकेशंस पे जाने वाले थे। अच्छा। लेकिन उसी बीच में ये इन्फॉर्मेशन आ गई और ये सारी चीज हुई और वो पूरी टीम वहां लग गई और वहां पे उनका देहांत हो गया। अच्छा, जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो हमेशा ही इंडिया में उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। कुछ भी घटना घटेगी, आपने अभी उदयपुर का एग्जांपल लिया, या अभी उत्तम नगर में दिल्ली में घटना घटी होली में, या ऐसे और भी घटनाएं घटती हैं, उसको हमेशा ही हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया जाता है। आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, एक तो टेररिस्ट जो है ना, और ये सारे टेररिस्ट कर तो रहे हैं ये इस्लाम के नाम पे ही ये सारा कुछ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, और जो इतना कि इस चीज का टेररिस्ट होता है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। लेकिन जब आप एक धर्म के नाम पे आप टेररिज्म कर रहे हैं और वही एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको सपोर्ट कर रहा है, देन इट डज बिकम रिलीजियस आइडेंटिटी मिल जाती है उस आदमी को भी और उसके किए हुए काम को भी। और क्योंकि अगर कोई एक टेररिस्ट है और वो कुछ इस तरह की चीजें कर रहा है, द वाइडर मुस्लिम कम्युनिटी मस्ट नॉट सपोर्ट इट। राइट। और जब आप वो नहीं करेंगे और आप वोकल होंगे उसके बारे में, तो ये समझ में आएगा कि इट इज नॉट द कम्युनिटी, दैट इज द रीजन। मगर आप उसको सपोर्ट करने लगते हैं। अभी आपके एक कोई इमाम है, कोई मौलाना है, उन्होंने कहा कि अगर ईरान और भारत का युद्ध हो जाएगा तो हम ईरान के साथ चले जाएंगे। अरे तुमको पूछ कौन रहा है वहां पे, पहली बात तो ये है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं, यू आर अ थ्रेट टू द कंट्री, एंड नेशनल सिक्योरिटी में सर फेयर एंड फाउल कुछ नहीं होता है। if you are a threat to the country, you must be decimated. It should be. So ये इसका it is basically एक जो support system दिया जाता है किसी भी terrorist को from a community, that becomes a problem. It is not that the community is involved, but it is those elements within the community. Reflection becomes. Yes. मगर जब एक wider support मिल जाता है आपको community से, तो उसको एक नाम मिल जाता है, तो फिर कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है। राइट। किताब में ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा आपने जो जनरली पहले कभी नहीं लिखा गया, जैसे अरब इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, यूएई इंटेलिजेंस की बात कर लेते हैं, और एसआईए के बारे में बात करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपने कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी और क्या है वो चीज़ें, और ये कैसे काम करता है इंडिया में? राइट। तो देखिए, एक्चुअली हम लोग बात करते हैं, जब भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात होती है तो रॉ की बात होगी, सीआईए की बात होगी, और मोसाद की बात होगी, लेकिन और भी कंट्रीज हैं, उनकी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। जैसे यूएई की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, ना बात करते हैं, ना जानते। इस बुक के पहले मैं भी नहीं जानता था जी। तो मैं क्योंकि दुबई में मैं रहा इतने साल, और मैं वहाँ पे उन लोगों से, दुबई सीआईडी या और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन लोगों से कुछ चर्चाएं हुई, कुछ बात पता चली। मैंने 1-2 फैसिलिटीज भी देखी हैं वहाँ पे उन लोगों की। तो मुझे दुबई की जो सिग्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, इट इज अ वेरी एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी, और they are electronic, it is said to be one of the most advanced electronical surveillance agency perhaps in the world. मतलब मोसाद और को आप छोड़ दीजिए, सीआईए को छोड़,
तो अरब वर्ल्ड में इट इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस एजेंसीज। जो दुबई में लगभग आप देखेंगे 3 लाख कैमरे हैं, मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि 30 रेजिडेंट्स के ऊपर एक कैमरा है वहाँ पे। मगर वो सिर्फ कैमरा नहीं है, देयर इज एआई इन्वॉल्व। तो अगर कोई पैटर्न एस्टेब्लिश होता है, जैसे कि किसी जगह पे देर तक रुकना या बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना किसी एक जगह पे, या तो वो इंटरप्रेट करते हैं उस चीजों को। उसके अलावा दुबई हैज आल्सो बीन अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि एक खुला एटमॉस्फेयर है, एक लिबरल एटमॉस्फेयर है, बहुत से लोग ऑपरेट कर रहे थे। मगर क्या हुआ है पिछले 5-7 सालों में, क्या हुआ है कि द इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड द यूएई इंटेलिजेंस एजेंसीज have worked very closely with each other. They work very closely with each other now. और इनका जो and they are very good in what they do, the signals intelligence agencies. तो ये एक उसके अंदर आप किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से SIA ने, सिग्नल्स इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारी एजेंसीज की मदद की उन लोगों तक पहुंचने में जो कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे। अच्छा, तो ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल रहा है इसमें? ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल रहा है, और ग्लोबल इंटेलिजेंस का रोल हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। इनफैक्ट मोसाद हैज बीन, आप अपने बहुत से सॉफ्टवेयर और आप अपने कुछ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस, वो मोसाद आपको इंफॉर्मेशन देते हैं उस बारे में। यस। अच्छा, अभी मोसाद के बारे में अलग अलग लोग अलग बातें कर रहे हैं, आपका क्या स्टेक है? वो है, नहीं है? देखिए, मोसाद इज द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एजेंसी इन द वर्ल्ड। मैं CIA के भी ऊपर रखूंगा उसको। CIA के पास बहुत पैसा है, वो रेजिम चेंज कर सकते हैं, वो पैसा भेज सकते हैं, वो दे कैन बाय ऑफ पीपल। Mossad is more of a tech game and they are very well penetrated. और मोसाद का सिर्फ टेक गेम नहीं है, मोसाद का एक जिन जगहों पे उनके साथ उनके देश के लिए प्रॉब्लम है या जिन देशों के साथ उनको प्रॉब्लम है, उनका ह्यूमन इंटेलिजेंस भी बहुत स्ट्रांग है। वो आपने वो देखा हो जब ये पेजर अटैक्स में ये अभी कितने दिन, 6 महीना 8 महीना 9 साल पहले की बात है, एक पेजर अटैक में ईरान में आप देखिए व्हाट हैज हैपेंड। एक ही दिन में आपने, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ स्टेट, 48 लोग, मतलब कमांडर्स और सीनियर कमांडर्स को आपने, सो वो कहाँ से आया? वो दैट इज इंटेलिजेंस, दैट इज टेक। तो मोसाद का उसमें कोई मुकाबला नहीं है। एंड मोसाद का सॉफ्टवेयर में भी software, when I say software, I mean technical intelligence and penetration. They are too good in it. So मुझे लगता है मोसाद is probably the best, most efficient agency in the world. और ये जो ईरान और US का ये जो आप देख रहे हैं, it is military strength of America and the technical strength of इजराइल। तो अभी अगला सवाल मेरा इसी चीज पे था। अभी जो युद्ध की कहानी चल रही है, तो इसको बहुत सारे लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर से लिंक कर रहे हैं कि अब ये शुरू हो रहा है और ये होगा। और तो इन सारी चीज़ों में मेरा 2 सवाल है, आपके हिसाब से क्या है कि आपकी जो रिसर्च रही है उसमें क्या लगता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है या ये कुछ दिनों की बात है और खत्म हो कुछ नई चीज़ें आने वाली है? देखिए, ईरान और इजराइल और US का जो ये इशू है, मेरे पास कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं है इस बारे में, लेकिन अगेन यू आर डॉटिंग द अगेन कनेक्टिंग द डॉट्स एंड माय असेसमेंट बेस्ड ऑन दिस इज कि देखिए, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प इज अ वेरी स्मार्ट गाय, नंबर 1। ही इज नॉट अ फूल और अ मैवरिक लाइक ही इज बीइंग मेड आउट टू बी। This all that has been planned, और डोनाल्ड ट्रम्प अकेले ही बहुत कोई ना लड़ रहे हैं, उसके साथ there is a whole group that is he's being supported by, right. तो मुझे लगता है कि ईरान का ये जो इशू है, ये again it is my assessment and I maybe I am going against the public feeling,
मुझे लगता है ये 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक फेस सेविंग जेस्चर चाहिए होगा सबको, इंक्लूडिंग अमेरिका, इजराइल एंड ईरान। और वो फेस सेविंग जेस्चर यही हो सकता है कि एक आज भी ईरान में सिर्फ 10-15-20% लोग उस उनके साथ हैं, सरकार के साथ हैं। अदरवाइज देयर इज अ ह्यूज, they are totally against the regime. More than 80% people are totally against the regime. और वो खुशी मना रहे थे जब ये सब हो रहा था। लेकिन उनके पास कोई फेस नहीं है, देर इस रेजिस्टेंस का कोई फेस नहीं है, आज तक कोई फेस नहीं है उसके। मुझे लगता है एक फेस वो क्रिएट करेंगे, जिसमें ईरानियंस खुद क्रिएट करेंगे वो फेस, एक रेजिस्टेंस दिखाया जाएगा, एक फेस को लाया जाएगा सामने, और ईरान अपने जो 3 बेसिक मांगे यूएस की रही हैं उन तीनों को अग्री करेगा। देखिए, मांगों को तो वो पहले भी अग्री कर चुके हैं। जब ये ओमान में ये बैठक हो रही थी, 2 मीटिंग्स हो रही थी, उसमें ईरान एंड अग्रीड कि ठीक है, हम अपना 480 किलो यूरेनियम आपको दे देंगे, वी विल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो जाएगा हमारा। मगर ये बात जिस दिन डिस्कस हुई उसके अगले दिन ही अमेरिका ने उन पे अटैक कर दिया। तो मुझे लगता है एक फेस सेविंग तीनों को चाहिए होगी। वो फेस सेविंग यही होगी कि एक नया आदमी, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया जाएगा ईरान में, उसको एक फेस दिया जाएगा। दैट फेस विल नॉट बी रजा पहलवी, बिकॉज ही विल नॉट बी एक्सेप्टेड। और उसके बाद वहां पे एक तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम आ गया है, उसको दिखाया जाएगा, एंड दिस विल प्रॉब्ली एंड। तो वो नया फेस आपको कौन दिखता है? आई डोंट नो, किसी को नहीं पता। वो कोई बहुत ही अननोन और फेस होगा, हो सकता है, जो कि जिसका कि कोई प्रीवियस किसी के साथ डायलियंस ना हो। वो ईरान से किसी का भी फेस हो। अच्छा, अभी जो ग्लोबली चीजें चल रही हैं, उसका मेन कारण एक चीजें होती है जो हमें दिखती हैं, कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं दिखती। ऐसी किताबें आपने अपनी किताबों में लिख रखी है। तो इसके पीछे वो चीजों के बारे में बताएं जो दिख नहीं रही हमें। देखिए, ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट के संदर्भ में या कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स के बारे में? कंप्लीट अभी जो चल रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि यूएस का आइडिया ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट में रिजीम चेंज का था। आई डोंट थिंक दैट वाज द आइडिया। कंटेनमेंट ऑफ चाइना, यस, एंड चाइना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस होल थिंग। नेटो ब्रेकअप होगा या नेटो का अलायंस ये खत्म होगा। प्रभाव उनका अभी भी कुछ नहीं है, अब उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये कह सकते हैं, प्रभाव तो बड़ा ही होगा। नेटो का प्रभाव जो जियोपॉलिटिकली एक प्रभाव था, नेटो एज अ फोर्स, नेटो एज अ फाइट, नेटो हैज इट्स ओन आर्मी आल्सो। तो नेटो का वो जो प्रभाव था वो वर्ल्ड वाइड खत्म हो चुका है, और वो चीज हमने देख ली है रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी, ठीक है। सो वी हैव सीन दैट। What is also geopolitically, what is also happening is कि आपका वॉरफेयर चेंज हो रहा है पूरी तरह से। आप ड्रोन्स पे जा रहे हैं, आप यूक्रेन जैसा देश जो पिछले 3-4 साल से लड़ रहा है, हाउ इज इट फाइटिंग देम? या ईरान जैसा देश जिसने आपको मतलब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है कि $35,000-40,000 के जो ड्रोन्स हैं उनके, ईरान के, जो कि यूक्रेन में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि तो ये सॉरी रशिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। और यूएस ने वही शहीद ड्रोन्स को कॉपी करके, जो उनका ड्रोन है ल्यूकस, वो इरानियन ड्रोन्स की कॉपी है, स्ट्रेट कॉपी है, राइट। क्योंकि क्या है, वो ड्रोन है, उसके अंदर टरबाइन इंजन लगा है, और 40 से 45 कंपोनेंट्स हैं अलग अलग उसके, जो कि कहीं से भी सोर्स किए जा सकते हैं। तो सो वॉरफेयर इज शिफ्टिंग। आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 year वी विल सी अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिकल चेंजेस। बहुत से अलायंसेस टूटेंगे, बहुत से अलायंसेस बनेंगे इसके अंदर। इंडिया हैज टू बी वेरी वेरी, वी हैव टू बी careful with the way things are developing, especially with regard to, देखिए, मैं पाकिस्तान को मैं उतना बड़ा थ्रेट नहीं समझता हूँ।
मेरे ख्याल से थ्रेट अगर इंडिपेंडेंटली वो थ्रेट नहीं है, इंडिपेंडेंटली वो थ्रेट नहीं है, और दूसरी चीज उनको कंटेनमेंट का भी उनके साथ बहुत सारे तरीके हैं राइट। उनके कंटेनमेंट के। लेकिन ये जो ब्लीडिंग विद 1,000 कट्स है, ये जो छोटे छोटे इंसिडेंसेस जो जो टेरर अटैक्स, और स्पेशली अब बांग्लादेश जो से जो एक कंप्लीट टेरर एज अ पॉलिसी इंपोर्ट की जा रही है, मुझे लगता है कि वो एक चीज है जो हमको ध्यान देनी पड़ेगी और हम लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी जियोपॉलिटिक्स में अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है, वर्ल्ड वाइड जो वॉर का है सीन, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज का क्या रोल है, क्या कितना क्रिटिकल है उनके रोल्स, और क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं? देखिए, रोल्स तो बहुत क्रिटिकल हैं, रोल्स तो बहुत, आपने देखा कि कैसे ईरान में पहले दिन पे ही उन्होंने 40-48 लोग को मार दिया, डिफरेंट कमांडर्स को मार दिया। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही थी? वो इंटेलिजेंस एजेंसी से ही इन्फॉर्मेशन आ रही थी। सो वहाँ का पूरा बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी, तो मोसाद इज वेरी एक्टिव। सो जो भी चीजें हो रही हैं उसमें विदाउट इंटेलिजेंस एजेंसीज बीइंग इन्वॉल्व, विदाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस बीइंग इन्वॉल्व, आप वो क्रिटिकल डिसीजन नहीं ले सकते हैं जो कि आपको लेने पड़ेंगे एक युद्ध के दौरान। राइट। सो देयर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी मच देयर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्लीपर सेल का कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग मूवीज में भी देखते हैं, बहुत सारी मूवीज आई, वो कितना रियल है, कितना प्रैक्टिकल है कि हाँ किस तरह से काम कर रहा है, वो है क्या बेसिकली? वो देखिए, स्लीपर सेल का पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोगों को एम्बेड करते हैं दूसरे देशों में, और वो वहां जाकर के एक नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, और आपको जब उनकी जरूरत होती है तो वो आपके लिए काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये पुरातन काल से चला आ रहा है। ये आप इवन इफ यू गो इनटू हिस्ट्री, यू विल सी कि मौर्य टाइम्स में भी आप इस तरह के लोग भेजे जाते थे अलग अलग देशों में। तो दिस इज नथिंग न्यू। इंडिया का क्या है कि हमारा जो सबसे बड़े हमारे दुश्मन और या एडवर्सरीज हैं, उन फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान, उनका हमारा रहना सहना, खाना पीना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट। राइट। तो दूसरा, विद द कश्मीर प्रॉब्लम, पाकिस्तान को अपनी डोमेस्टिक लेजिटिमेसी सेटअप करने के लिए भी एक जरूरत है कि हिंदुस्तान के साथ वो तकरार जो है वो बराबर चलती रहे, कि वरना अदरवाइज वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, आर्मी का जो पूरा रेपुटेशन है वो पाकिस्तान में बहुत खराब है। पीपल आर टोटली अगेंस्ट द आर्मी। उनको मालूम है कि ये किस तरह से इन्होंने देश को लूटा है, खाया है और खराब किया है, और आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान आर्मी ऑलमोस्ट, ISI ऑलमोस्ट का जितनी भी फंडिंग है वो ड्रग रिलेटेड फंडिंग है, ये हम सबको पता ही है। उसके अलावा काउंटरफेट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू अर्नर। इनफैक्ट अब ये जो पिक्चरें आ रही हैं उसमें दिख रहा भी लग रहा है, पाकिस्तान ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी इंडियन काउंटरफेट को करने के लिए। तो you have to be careful, that's all I mean I can say at this point in time. There is a lot happening. आपका पड़ोसी भी स्लीपर सेल हो सकता है। आपका पड़ोसी तो स्लीपर सेल है ही। अच्छा। वो तो है ही, जो आप लोगों को भेज रहा है आपके अंदर। नहीं, पड़ोसी का मतलब कि आप जहाँ रह रहे हैं, मेरा पड़ोसी से मतलब है देश में आपके पड़ोसी से। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ 12-12 साल के लोग, 12-12 साल पुराने स्लीपर सेल, 20-20 साल पुराने स्लीपर सेल्स पकड़े गए हैं। तो ये क्या रहते हैं, आपके साथ रह रहे होते हैं और काम नहीं कर रहे होते हैं, और फिर कभी अचानक से एक्टिव होते हैं, कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, इनको भेजा जाता है यहाँ पे, ये आए, इनको बेसिक यहाँ पे इनका एक पूरा लॉजिस्टिकल इनका सेटअप होता है। कोई, अब जैसे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्यास के साथ क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना। आप इनका आधार कार्ड भी बन रहे हैं, पैन कार्ड भी बन रहे हैं, ये कौन बना रहा है? तो आपके अंदर ही लोग हैं। और वो जो जमात क्या कर रही है, जमात वगैरह और ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये क्या कर रही है? इनका यही काम है। तो वो पूरा बंगाल में आप देख लीजिए कितना रैम्पेंट है, सबके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवाए हुए हैं। सो यू हैव पीपल विद इन योर कंट्री हु आर सेटिंग अप दीज स्लीपर सेल्स, और गवर्नमेंट उसको जान करके उसको छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। हाँ, वोट बैंक पॉलिटिक्स भी है। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं दिल्ली NCR में
ऐसे जगहों को मैं जाता हूँ जहाँ पे कभी कुछ काम हो और आप किसी भी पार्टी के ऑफिस जाते हैं तो उसके आसपास जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो सारे आपको बाहर के होते हैं और उनका पैन कार्ड आधार कार्ड बना करके रखा हुआ होता है। हाँ, तो ये आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये काम हो रहा है। हाँ, जितने भी आपके ये बॉर्डर दिखता है हमारे जैसे आम लोगों को, ये दिख रहा है। तो अब मैंने एक्चुअली जो मेरी नेक्स्ट किताब है जिसके बारे में बात कर रहे थे, आप नेपाल बॉर्डर पे जाएंगे तो आपको वो थ्रेट लाइव दिखेगा आपके सामने। एग्जैक्टली। वहां पे आपको जाकर के दिखेगा कि किस तरह से इस्लामाइजेशन हो रहा है, किस तरह से आईएसआई काम कर रही है उसमें। एक जगह जहाँ पे 4 मस्जिदें थी, वहां पे इस समय 70 मस्जिदें हैं, 60 मस्जिद मदरसा मस्जिद मिला करके हैं। तो ये स्ट्रेटेजाइज करके ही किया जाता ये है। स्ट्रेटेजाइज करके हो रहा है, आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप उसके ऊपर कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं। वरना और उसको इस तरह से बना दिया है कि आप उठा नहीं सकते। नहीं बना, देखिए एज अ स्टेट, एज अ कंट्री, यू हैव ऑल द राइट टू टेक द डिसीजंस। और अब तो हम ये कह रहे हैं ना, हमारी एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है, आप क्यों नहीं उसके बारे में एक कड़ा कदम उठाया जा रहा है। आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर में हमास के लोग आकर के कश्मीरी सेपरेटिस्ट से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, हुआ है ये सारी चीजें। ठीक है, मैं नाम भी बता सकता हूँ आपको, नारी उनका एक हमास का एक बहुत इम्पोर्टेंट कार्डर था, वो लोग मिले हैं आकर के, सब कुछ ये सारी चीजें हो रही। आपने आज तक हमास को नहीं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है। तो अब तो देखिए बहुत ये प्रॉब्लम्स ना बहुत सतही। तो अगेन मेरा क्वेश्चन आता है फिर वापस से, क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिकल इंडिफरेंस कि ठीक है देखते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक, हाउ शुड आई से इट, इंसिफेंसी, दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। चल रहा है चलने दो। चौथा आपका कि अगर किया तो क्या होगा, व्हाट विल बी द रेपरकशन। बिकॉज देखिए ये लोग काम करते हैं एक मॉब थ्योरी पे, और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है 5,000 आदमी इकट्ठा कर लो। आप जब हिंदुओं के प्रोसेशन होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं, आप क्यों देखते हैं कि अटैक हो रहा है और वो कर रहा है? इट इज टू डिमोरलाइज यू नॉट टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट। और ये पूरी कहानी मॉब थ्योरी पे बेस्ड है कि मॉब 5,000 आदमी का मॉब खड़ा कर दो। यही संभल में हुआ, और ये कोई एक आदमी नहीं करता है, यही उत्तम नगर में भी हुआ। ये उत्तम नगर में हुआ। उत्तम नगर में तो मैं उसको मॉब नहीं कहूंगा, क्योंकि वो 8-10 लोग आए, उन्होंने आकर के उसको जान से मार दिया। ये तो रेडिकलाइजेशन है ना। दिस इज द लेवल ऑफ हेट्रेड दैट यू हैव, कि आपने एक आदमी को मार दिया उसलिए। तो इसको मैं उससे इक्वेट नहीं करूंगा, लेकिन एक इंडिफरेंस है, पॉलिटिकल इंडिफरेंस है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है। आपको लगता है अरे मॉब इकट्ठा हो जाएगा, अरे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा यार, यू आर अ स्टेट, यू आर अ कंट्री, you know, you have to, if there is a problem, you have the ability to control these things. They have the ability ability है, उसके बाद सिर्फ विल और बाकी चीजें हैं जो उसको रोकती हैं। और हाँ, वो विल है, और थोड़ा ये है कि आपके यहाँ पे देखिए एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक यहाँ पे एक गैंग है, लिबरल गैंग्स हैं, ठीक है। जब कोई गलत काम इस तरह का कोई करता है, कोई इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या आदमी इस तरह का काम करता है, तो उसके अगल बगल फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं कि नहीं देखिए ये बहुत इसके साथ ये हुआ था, तो इसने ये किया था, तो इसके साथ आप यू विल बी शॉक्ड टू नो समथिंग। आपके ये अरशद मदनी और महमूद मदनी है, जमायतुल उलेमा के जिनका है, जितने आपके ये केसेस, ये कन्हैया लाल का केस हो गया, या जितने ये टेररिस्ट हैं, इनका केस कौन लड़ रहा है? यही लड़ रहे हैं, और इन्होंने बड़े बड़े वकील खड़े किए हैं उनके लिए। और यहाँ पे बात आ गई फंडिंग की। इनकी फंडिंग आती कहां से है? इनकी फंडिंग आती है क्योंकि यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका हलाल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अच्छा, सो दे हैव द फंडिंग, एंड व्हाट आर दे डूइंग? They are all these terrorists
हुआ देर, जिन्होंने काम किया। अरे भाई, कन्हैया लाल को जान से मारा उदयपुर में, उसकी तो वीडियो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें क्या है उसके अंदर। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। आप देखेंगे अगर आप जा करके चेक करें कि किन किन लोगों को ये, किन किन टेररिस्ट को ये लोग संरक्षण। तो आपके यहाँ पे इस तरह की बहुत सारी बॉडीज हैं, और ये तो एक बॉडी है, ऐसी बहुत सारी बॉडीज हैं जो इस लेवल पे काम कर रही हैं। आपको यू हैव टू गेट ओवर इट, यू हैव टू गेट अबव इट, एंड इन नेशनल सिक्योरिटी, ऑन नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, यू हैव टू टेक अ कॉल। अच्छा अभिषेक जी, you have been interacting with a lot of RAWs people and intelligence people of different countries. So जिस तरह से OTT पे या फिर मूवीज में, सीरीज में दिखाया जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी को काम करते हुए, क्या वाकई में वो वैसे ही काम करते हैं या फिर वो कुछ ज्यादा ही कुछ दिखाए जाते हैं वहाँ पे? नहीं, देखिए, वो जो दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है, दैट इज, मुझे लगता है कि बिल्कुल भी सत्य से उसका कोई अच्छा, हाँ, बिल्कुल भी लिंक नहीं है। बिल्कुल भी सत्य से। देखिए, एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो सत्य हुआ, ये तो एक घटना है, आप लेकिन जिस तरह से ये दिखाते हैं प्रोसेस, हाँ, इसमें हीरोइज्म नहीं है भाई। ये सालों की आपने कल्टीवेट किया है अपने इंफॉर्मेशंस को, खबरी नेटवर्क को आपने, आप उस चीज के पीछे रहे हैं, आप एक डिटेल एनालिसिस है, साइबर स्पेस में किस तरह से उनकी मूवमेंट हुई है, आपने उस चीज को देखा है, आप आपकी सर्वेलेंस टीम्स उनके पीछे लगी हुई हैं। सो रिसर्च, एनालिसिस, टेक्नोलॉजी, ऑल आर एकदम, वो खबरी नेटवर्क, all things are working together. It is not one person. मगर देखिए, कोई भी नैरेटिव जो सिनेमा में होना है, उसके लिए आपको एक प्रोटैगनिस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक कहानी को नहीं कह सकते। अगर आप इतने सारे एंगल से कहानी कहेंगे तो आप कहेंगे कैसे? तो यू नीड अ प्रोटैगनिस्ट, और उस प्रोटैगनिस्ट के इर्द गिर्द पूरी कहानी बुंदी जाती है, और फिर वो इसी वजह से फिर वो जो एक शाश्वत सत्य है, जो एक क्लैरिटी है, जो सत्य है, वो उस तरह से सामने नहीं आ पाता है। अच्छा, दूसरी बात कि ये जो खबरी नेटवर्क के बारे में आप बता रहे थे, जी, ये कैसे काम करता है? तो देखिए खबरी नेटवर्क क्या है, कल्टीवेट किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूँ कि यहाँ जितने रोहिंग्या, सीलमपुर, जाफराबाद आप जाएंगे, रोहिंग्या, बांग्लादेशी बहुत सारे, देखिए इंटेलिजेंस एजेंसीज को मालूम है कौन कहाँ है, किस तरह से है। मगर जब आपको एक खबरी को क्रिएट करना है या बनाना है, तो आप उन्हीं में से बनाते हैं ना, उन्हीं लोगों में से आप बनाएंगे। अब किसी को अगर जमात में एम्बेड करना है, तो मैं और आप तो जाकर के हो नहीं पाएंगे। आपको एक आदमी को चुनना है जो कि उसी सामाजिक परिदृश्य का हो, उसी रिलीजियोसिटी का हो, आप उस तरह से चुनते हैं। तो खबरी नेटवर्क बनाए जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी और जितने ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी हैं, ये इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो खबरी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसको कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ही कंट्रोल करती हैं। सो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये कभी कभी बहुत आपके काम आते हैं। जैसा कि मेरी किताब में भी एक आपने पढ़ा होगा, उसमें वो बंगाली खबरी का जिक्र है, जो कि वो एक्चुअली में क्या था, वो स्क्रैप डीलर था, और फिर स्क्रैप प्लस ड्रग दोनों पटमारी जो आना, मतलब वो गांजा वांजा वो सब करता था। तो उसको पकड़ लिया गया था, और फिर उसको धीरे धीरे कल्टीवेट किया, उसकी दुकान भी खुलवाई गई, और वो अपना करता रहा, मगर वो खबरें लेता रहा। और उसकी कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसी थी जिसकी वजह से हमारी एजेंसीज को ये कॉन्स्पिरेसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी, बहुत मदद मिली। और अभी आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ये जो एक लोग पकड़े गए हैं जो कि यहाँ से फोटो खींच करके भेज रहे थे और सीसीटीवी से एम्बेड किए जा रहे थे। वो कैसे हुआ था? वो एक चाय की दुकान पे एक खबरी ने और एक पुलिस वाले ने कुछ उनकी बातें सुनी थी, और फिर वो वहां से, तो खबरी जो है आपका, तो खबरी तो ऐसे काम करता है, ऐसे वहां पे बातें सुनी थी, फिर उन्होंने आगे कहा, और फिर उस पर इंक्वायरी सेटअप हुई। और लेकिन इसको देखिए, वी मस्ट गिव ड्यू वेयर इट इज ड्यू, कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसके ऊपर काम किया, और एक बहुत बड़ी उसको ब्रेकआउट किया, और एक बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। अच्छा, आते हैं वापस इस दिल्ली नेटवर्क के बारे में। इस दिल्ली नेटवर्क बुक में
सबसे जो इंटरेस्टिंग घटना आपके हिसाब से लगी इस किताब में, जितनी भी चीजें मेंशन है, वो कौन सी थी जो आपके हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग थी? अच्छा, देखिए क्या हुआ कि ये मैं अपना पर्सनल आपको चीज बताता हूँ इसमें। हुआ क्या कि एक एक किसी एक घटना को, एक सीक्वेंस को फॉलो करते करते मैं सीलमपुर पहुंचा। हाँ, तो सीलमपुर में मुझे किसी से मिलना था, बात करनी थी। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि मैंने कहा चलो यार, एक दो लोग साथ में चलो वहां पे। तो उन्होंने कहा कि, तो खैर मैं गया वहां पे, तो मैं अकेला ही गया वहां। तो मुझे जिससे मिलना था वो उसका बिल्कुल डिंगी सी, आप जानते हैं सीलमपुर में छोटी छोटी गलियां और वो सब होता है वहां पे। तो मैं गया खैर उनके घर पे, और मुझे लेके गए टेरेस पे। अच्छा। तो मैं टेरेस पे पहुंचा वहां पे, और तो मैं बात कर रहा था, अभी उनसे मेरी बात शुरू ही हुई थी कि क्या यहाँ पे किस तरह अभी शुरू, तब तक एक मतलब ऐसा लगा एक बहुत बड़ा जानवर कूदा है मेरे ऊपर। हाँ, तो मैं हट गया थोड़ा सा वहां पे, वरना उसकी खरोच वरोच तो लगी जाती। तो मैंने देखा एक आदमी है, होगा कोई 30-32 साल का आदमी होगा, लेकिन एकदम पतला दुबला, और उसको जंजीरों से बांध के रखा गया है। अच्छा। हाँ, उसका दोनों पैर और वो जंजीरों से बांध के रखे गए हैं, तो वो एक रेडियस तक ही आ सकता था वहां पे, और भयानक थोड़ा सा वो दिख रहा था, और उसने बड़ी, तो खैर पता ये चला कि इस आदमी को रेबीज हो गया था। अच्छा। अब उसको छोड़ नहीं सकते आप कहीं, ठीक है, ही हैज टू बी केप्ट लाइक दैट। अस्पताल आप ले नहीं जा सकते क्योंकि वो रोहिंग्या था। अच्छा। रोहिंग्या बांग्लादेशी था, आप ले नहीं जा सकते। तो दैट वाज, और वहां पे तो ये भी एक, वो आपके सामने आ गया, बट ऐसे बहुत सारी चीजें, पीछे वो बैठा रहता था, उसको बस खाना दिया, उसके मरने का इंतजार हो रहा था। वो उसको खाना दे दिया जाता था, वो खाना खाता था उस दिन, लेकिन उस दिन उसने मुझे देखा तो पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम कूद करके आया मेरे ऊपर वहां पे। तो मैं थोड़ा हट गया, तो नथिंग हैपेंड, मगर दैट वाज अ वेरी स्केरी मोमेंट फॉर अ मिनट कि जो मैंने देखा। और दूसरा, एक दूसरे तरह से देखा जाए तो उस आदमी का हाल देख के भी थोड़ा बुरा लगा कि एक आदमी है जिसको कि खैर मेडिकल कंडीशन भी नहीं मिल सकती, बांध के रखा हुआ है उसको। सो दैट वाज वेरी स्कैरी, एंड इट इज अ फ्लैश पॉइंट। मैंने लिखा भी है, उस घटना का जिक्र किया है मैंने किताब में, तभी मैंने पूछा आपसे। राइट। सो ये बताएं कि अभी जो दूसरे आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बताएं। तो मेरी नेक्स्ट किताब जो है वो आने वाली है, इट इज द नेपाल नेटवर्क। किस बारे में? ये नेपाल नेटवर्क इज द स्टोरी ऑफ माफिया ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, जो मैंने दुबई में रह करके देखा उनके बारे में। इस लाइन से लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या हो सकता है। हाँ। तो अगेन मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा उसके बारे में, क्योंकि वो पढ़ के ज्यादा मजा आएगा फिर। हाँ। लेकिन हाँ, समझ में आ रहा है कि वो किस बारे में हो सकता है। तो देयर इज अनदर बुक दैट आई एम वर्किंग ऑन, जिसका कि देखिए फंडिंग ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं किसी भी टेररिज्म रिलेटेड चीज से, या फिर स्कैम्स रिलेटेड भी जो फंडिंग होती हैं उसके ऊपर है। ये भी बुक के फॉर्म में अब इट इज बीइंग वर्कड ऑन। ये भी एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। बेसिकली क्या है, एक आदमी है इनफैक्ट, दीपक मलिक एंड हिज वाइफ सोनू रानी। इन लोगों ने तकरीबन 1000-2000 लोगों से यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, इनकी टीम भी है, इनकी टीम में एक लेडी है जो देहरादून में है, एक आदमी है मोमिन खान करके, वो दिल्ली में है। इन लोगों ने हजारों लोगों से पैसे उठाए यहाँ पे, उनको बड़ा रिटर्न देने, 7%, 8% का रिटर्न देने के नाम पे, और उसके बाद वो पैसे गायब कर दे गए। ठीक है, उसके अंदर हजारों लोगों के क्रिप्टो अकाउंट्स, क्रिप्टो वॉलेट्स क्रिएट कर गए, USDT टू INR कन्वर्जन किया गया, करोड़ों रुपए बैंक्स में यहाँ पे डिपॉजिट कर करके बाहर भेजे गए। तो ये सारे उसमें इन्वॉल्व रहे, और so this is also going to be an investigation into that kind of। और मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि मैंने इन लोगों को मैं जानता हूँ, इन लोगों को मैंने देखा है। थर्ड बुक आपकी, so that is
on this. लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस वन, द दिल्ली नेटवर्क कितना रियल स्टोरी में बेस्ड है, कितना परसेंट और कितना परसेंट फिक्शन है इसमें? राइट, तो देखिए ये 100% रियल है इसमें, लेकिन क्या हुआ है कि कुछ मैंने लोकेशंस, नाम सिर्फ वो चेंजेस टाइम चेंज कर दिए हैं। वो इसलिए चेंज किए गए हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अभी भी ऑपरेशनल हैं उस डोमेन में, रिवील नहीं कर सकते। तो उनको रिवील करने का मतलब एक छोटी सी चीज, जैसे फॉर इंस्टेंस की एक रेस्टोरेंट है कनॉट प्लेस में जहाँ पे जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज मिलती हैं लोगों से जब मिलना होता है, तो कुछ एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो बुलाते हैं, मिलते हैं। अब मैंने वो चेंज कर दिए हैं नाम, मैंने वो जगहों के नाम, जैसे अब अल फला यूनिवर्सिटी का जब मैंने इसमें जिक्र किया है तो मैंने उसको अल रफा के नाम से लिखा है। तो इस तरह की रखा उसको मैंने फरीदाबाद में ही है, लेकिन मैंने अच्छा उस समय मुझे नहीं मालूम था ये केस खुल जाएगा, तो मैंने सो द बुक, द इन्सिडेंसेस, दीज थिंग्स आर रियल, मगर क्या है कि एक आप उसको नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उसको एक फ्लो में, लिटरेरी फ्लो में ले जाने के लिए जो कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं वो किए, बट अदरवाइज दिस इज अ ट्रू स्टोरी। सो अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि द दिल्ली नेटवर्क अभिषेक प्रसाद जी का लिखा हुआ है, इसको पढ़ें, इंटरेस्टिंग बुक है, आपको मजा आएगा पढ़ के। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।